Good evening to all dear students. Very good evening. कैसे हैं सभी लोग? मेरी वॉइस क्लियर जा रही है सभी को? कमेंट में बताइए वॉइस क्लियर है और जो स्क्रीन पर लिखा है वो अच्छे से आप लोग को दिख रहा है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ, जल्दी से आ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। वॉइस क्लियर है और जो स्क्रीन पर लिखा है वो सभी को अच्छे से दिख रहा है? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताइए, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? किन्हीं को भी कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है? कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। जो भी जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, थ्योरी हो या एमसीक्यूज हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसके अलावा आप या तो मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही, और या फिर आप लेक्चर को, थ्योरी के लेक्चर को दोबारा से देख लीजिए, ठीक है? तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। समझिए सभी? हाँ, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, सभी लोग आ गए हैं तो क्लास को स्टार्ट करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, जो टीकाकरण से मतलब बचाए जाने वाली बीमारियां हैं। तो उनके बारे में हमने पिछली क्लास में बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ा, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डिप्थेरिया हो गया, ठीक है? ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो और कई तरह की बीमारियों के, हेपेटाइटिस बी, ठीक है? कई तरह की बीमारियों के बारे में हमने पढ़ा है। तो इसी चैप्टर को, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, आज कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि सभी को, कि अब हम लोग का जो ये क्लास है, ये जो बैच है अब कंप्लीट होने वाला है। एक क्लास में ये कंप्लीट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, जिसमें आपको जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पूरी तरह थ्योरी, पीडीएफ और एमसीक्यूज करवा दिए गए हैं, ठीक है? तो आप लोग उसको अच्छे से रिवीजन करो। क्लास कंप्लीट होने के बाद जब आपका बैच ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन में, या देखिए आज ख़त्म अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक लेक्चर और लगेगा। अगर ये ऐसा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोग खुद से डेली का आप लोग को थ्योरी भी पढ़ना है, साथ ही साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है? खुद से स्टडी कीजिए और अपने कंटिन्यू स्टडी करते हुए सिलेक्शन लेना है, ठीक है? तो चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम इस चैप्टर से खसरा या मीजल्स बीमारी को पढ़ेंगे, जो कि वैक्सीन के द्वारा बच्चों में रोका जा सकता है। चलिए जानते हैं कि खसरा या मीजल्स क्या होता है। तो खसरा जो होता है ये पैरामिक्सो वायरस द्वारा कारित एक अति संक्रामक रोग है, ठीक है? किसके द्वारा होता है? पैरामिक्सो वायरस, याद रहेगा, किसके द्वारा? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा खसरा का बीमारी, मीजल्स का बीमारी होता है, ठीक है? मीजल्स का बीमारी किससे होता है? पैरामिक्सो वायरस से, ठीक है? अब चलिए, कैसे फैलेगा? जो कि प्रारंभ में सर्दी, जुकाम, जिसको कहते हैं खांसी या बुखार द्वारा, एवं उसके बाद जो लाक्षणिक लाल चकत्ते बन जाते हैं बॉडी पर, उसी के द्वारा परिलक्षित होता है, ठीक है? सिम्टम्स क्या क्या इसमें दिखते हैं? इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? सर्दी होगा, ठीक है? सर्दी होगा, कफ जिसको हम खांसी कहेंगे, कफ होगा, कोल्ड होगा, फीवर आएगा, और लास्ट में फीवर के अलावा और क्या हो सकता है? बॉडी पे रेड कलर का स्पॉट्स दिखेगा, ठीक है? रेड कलर का, रेड रेड स्पॉट्स दिखेगा। तो ये किसका साइन होता है? खसरा या मीजल्स का। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? तीन आपको यहाँ पर सिम्टम्स दे दिए हैं। मोस्टली लाल चकत्ते का निशान किस में देखने को मिलता है? खसरा या मीजल्स में मिलता है। अब देखिए, इसके बाद है पॉइंट कि यह वायरस मानव शरीर के बाहर जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है?
एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि ये मानव शरीर के अंदर रह सकता है, बाहर जीवित रह सकता है या नहीं, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, बाहरी वातावरण में ये जो वायरस है वो जीवित नहीं रह सकता है। इसके बाद खसरा पीड़ित संक्रमण एकमात्र स्रोत होता है। ठीक है, जो खसरा है बीमारी वो कैसे फैलता है, किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा ही ये फैलता है। देखिए, पीड़ित जो रहेगा सकरा से इन्फेक्शन, खसरा से जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उसके नाक, गला, श्वसन तंत्र से निकलने वाला कोई भी स्राव है, कोई भी सिक्रीशन है, तो उस या फिर कोई भी संक्रमित पदार्थ है, तो उसके द्वारा संपर्क में आने पर संक्रमण फैलता है। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से कैसे फैलेगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको इन्फेक्शन हुआ है खसरा का, उसके नाक, गले या श्वसन तंत्र से कोई भी सिक्रीशन निकल रहा है, कोई भी स्राव निकल रहा है, तो उससे संक्रमित पदार्थ जो भी होगा वो किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आने से बीमारी हो सकता है। ठीक है, ये लाइन भी समझ में आ गया सभी को, कैसे फैलेगा, किन चीज़ों से फैलेगा, यहाँ पर बता दिया गया। अब यहाँ पर जानिए कि ये किस एज के बच्चों में, इंसानों में होता है। तो जो 6 से 9 महीने तक माँ से प्राप्त एंटीबॉडी शिशु की मीजल्स खसरे से रक्षा करती है। तो 9 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चे में इसके अधिक सुग्राही होते हैं। ठीक है, ज़्यादा किस में होता है, जो 9 महीने से 3 साल के बच्चे में ज़्यादा फैलने का चांस होता है, क्योंकि 9 महीने से पहले पहले के बच्चे को तो माँ से एंटीबॉडी मिल जाता है, माँ से शक्ति मिल जाता है, प्रतिरोधक क्षमता मिल जाता है इस बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, तो अब 9 महीने के बाद क्या होगा, तो ज़्यादातर 9 महीने से लेकर 9 मंथ से लेकर 3 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये बीमारी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद समझिए कि एक बार संक्रमण होने पर, जैसे ही एक बार इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद जो एंटीबॉडी बनता है वो सामान्यतः जीवन भर के लिए प्रतिरक्षा दे देता है। ठीक है, पूरे एक बार अगर शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है, तो ये क्या करता है कि पूरे जिंदगी भर बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति दे देता है। ठीक है, बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति दे देता है। ठीक है, क्लियर है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। चलिए, इसका जो उद्भवन काल होता है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि कितने दिन में इसका लक्षण दिखाई देता है इन्फेक्शन का, तो वो है 8 to 12 डेज। ठीक है, 8 से 12 दिन के अंदर अंदर ही इसका सिम्टम देखने को मिलेगा, लक्षण देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जितनी अभी तक हमने बीमारी पढ़ी है उसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी उद्भवन काल, ये आपको एग्जाम में पूछता है। प्लस में आपको एज ग्रुप पूछ सकता है कि किस एज में सबसे ज़्यादा चांस होता है, कैसे फैलता है, और इसके अलावा मतलब इसको कौन बीमारी करता है, कौन सा वायरस इसको करेगा, मीजल्स या खसरा को पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसका मेन जो साइन होता है वो होता है शरीर पे लाल चकत्ता। ठीक है, शरीर पे लाल चकत्ता मीजल्स में दिखाई देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। अब हम लोग देखेंगे चिन्ह एवं लक्षण कि क्या क्या चिन्ह लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसको ना, जैसे पूरे मीजल्स को हमने जो है वो 3 पार्टों में बांट रखा है। ठीक है, 3 पेज में इसको हम बांटेंगे कि अलग अलग टाइम पे जो फेज जैसे जैसे सीवियर होते जाएगा उसका सिम्टम्स भी सीवियर होगा। तो पहला फेज है प्रारंभिक अवस्था, जिसको हम प्रोड्रोमल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्रोमल स्टेज कहते हैं। क्लियर है, देखिए अब पहली जो अवस्था होती है इसको हम प्रारंभिक अवस्था या प्रोड्रोमल स्टेज कहते हैं। ये जो अवस्था होता है ये 3 से 5 दिन के लिए रहेगा। अब इसमें कौन कौन लक्षण दिखाई देंगे, बुखार, सर्दी जुकाम, सूखी खांसी आएगा, आंखें रेड हो जाएगी, आंसू मतलब बहुत ज़्यादा आने लगेगा आंख से। ठीक है, क्या क्या होगा इसमें, बुखार लगेगा, सर्दी जुकाम होगा, सूखी खांसी आएगी, लाल आंख हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आंख से आंसू आएगा। ठीक है,
इसके अलावा जो दूसरा फेज आएगा वो उसको हम निकाला अवस्था या इरप्टिव स्टेज कहते हैं। ये कितने दिन के लिए रहेगा? ये चौथे दिन से मतलब स्टार्ट होगा, जिसके अंदर मटमैले लाल दबाने पर रंगहीन होने वाले चकते दोनों दानों के प्रकट होने की प्रारंभ होती है। ठीक है, इसी में क्या होगा, शरीर पे, इंसान के शरीर पे लाल लाल चकता बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा कलर? मटमैले लाल रंग का। इसके बाद ये चकते दाने जो होंगे वो पहले कान के पीछे होंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? कान के पीछे से, फिर ललाट पे होगा, फिर बालों की पंक्तियों में के पास होगा, चेहरे, गर्दन, इस तरह से शरीर में अलग अलग जगह पे फैलेगा। अगले 2 से 3 दिनों में धड़ यानी कि गला, हाथ पैर, हथेली, तलवों, इसमें भी ये चकते फैल जाएंगे। अब ये भूरे रंग के एवं दबाने पर रंगहीन न होने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब कैसे होंगे? भूरे होंगे, बाद में चल के 3 दिन के बाद, उसके बाद दबाने पे जब इन चकतों को दबाया जाता है तो ये रंगहीन नहीं होंगे। पहले क्या हो रहा था? रंगहीन हो जा रहा था जब दबाने पे। ठीक है, कोई जटिलता न होने पर चकते एवं बुखार अगले 3 से 4 दिनों में प्रकट होने के क्रम में विलोपित हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये क्या हो जाता है? खुद से डिसअपियर हो जाएगा। कब? जब कोई जटिलता ना हो। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से क्या समझ आता है कि जो निकाला अवस्था है, इरप्टिव फेज है, ये किसके निकलने की बात हो रही है? शरीर में लाल चकते निकलने की बात हो रही है। ठीक है, इसमें जो शरीर पे लाल चकते निकलते हैं वो स्टार्टिंग टाइम में दबाने पे रंगहीन रहेगा, लेकिन बाद में 3 दिन के बाद ये जो है दबाने के बाद रंगीन नहीं होगा। ठीक है, रंगहीन नहीं होगा, रंगीन हो जाएगा, कलर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो कान के पीछे से स्टार्ट होता है, इतना याद रखना है। पूरे शरीर में फिर बाद में फैलेगा। अगर कोई जटिलता नहीं रहेगा तो 4 दिन के बाद ये खुद ही ठीक हो जाएगा। चलिए, दूसरा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, दूसरा स्टेज समझ में आ गया, निकाला अवस्था। क्लियर है सभी को? आगे चलूं? ठीक है, अब तीसरा जो अवस्था है वो है उत्तर मीजल्स अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट मीजल स्टेज। यानी जब शरीर पे चकते बन जाते हैं उसके बाद की अवस्था है ये चीज, को हम क्या कहते हैं? पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद में, मीजल्स, मीजल्स होने के बाद में जो स्टेज रहेगा उसको हम पोस्ट मीजल स्टेज कहते हैं। यह बुखार एवं चकते दोनों ही विलुप्त होने पर प्रारंभ होगा। ठीक है, जब बुखार और शरीर से चकते खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या सा स्टेज आएगा? पोस्ट मीजल स्टेज आएगा। इसमें कौन से चिन्ह लक्षण दिखाई देते हैं? कि इसमें भूरे रंग के सूखे हुए चकते दिखाई देंगे शरीर पे। कैसे दिखाई देंगे? भूरे रंग के सूखे हुए चकते। इसके अलावा भूख में कमी आएगी, वजन में कमी आएगी। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? भूख में कमी आता है और वजन में कमी आता है। ठीक है, भूरे रंग के सूखे हुए चकते दिखाई देते हैं। क्लियर है सभी को? बताइए, उत्तर जो मीजल पोस्ट मीजल स्टेज है इसमें क्या क्या होगा? भूरे रंग के सूखे चकते दिखाई देंगे, भूख में कमी लगेगा और वजन में कमी आएगा। क्लियर है? 3 स्टेज में हमने जो सिम्टम है वो कंप्लीट किया। पहला अवस्था था वो 3 से 5 दिन के लिए था, जिसको हम प्रोड्रोमल स्टेज कहते हैं, जिसमें बुखार, सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी, लाल आंखें, अत्यधिक आंसू, ये सब दिखाई देगा। इरप्टिव स्टेज या निकाला अवस्था में शरीर पे चकते चकते बन जाएंगे, उसी के बारे में यहाँ बताया गया। और तीसरी जो लास्ट अवस्था होती है, चकता और बुखार खत्म होने के बाद शरीर भूरा रंग का हो जाएगा और भूख नहीं लगेगा, वजन में कमी आ जाएगी। अब चलिए बात करते हैं इसके उपचार की। ठीक है, यानी कि मीज़ल्स होने के बाद बच्चे में जैसे मीज़ल्स हो जाता है उसके बाद हम उसका किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उसको हम ठीक करते हैं। तो खसरे का कोई विशिष्ट उपचार नहीं होता है। ठीक है, तो मीज़ल्स के रोगी को जो सिम्टम्स जैसे जैसे दिखाई देते हैं, जैसे शरीर पे लाल चकता है, बुखार है, सर्दी खांसी है, उसी सिम्टम के बेस पे हम उसको और सपोर्टिव उपचार करते हैं। ठीक है, क्या क्या उपचार इसमें देंगे? जैसे बुखार के लिए हमने क्या दे दिया? एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे दिया या हाइड्रोथेरेपी दे देंगे। ठीक है, हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है? हम
फ्लूइड चढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें हम फ्लूइड देते हैं, पानी देते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं। इसके अलावा बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल हो गया या फिर हम डाइक्लोफिनेक दे देंगे। इसके बाद अधिक खांसी के लिए नमीकरण, ह्यूमिडिफिकेशन या फिर सलाइन नेबुलाइजेशन देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर सूखी खांसी आती है तो उसके लिए हम भाफ, ठीक है, भाफ और स्टीम देते हैं, उसी को सलाइन नेबुलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद बीमारी की गंभीरता, जटिलता और मृत्यु को कम करने के लिए विटामिन ए के घोल को 2 खुराक लगातार 2 दिन तक देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर बच्चे में क्या है, जटिलता आ रहा है बीमारी का, कुछ न कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मतलब चांसेस है डेथ का, तो उसको रोकने के लिए हम विटामिन ए का हम 2 डोज देंगे, ठीक है, 2 डोज देंगे, ठीक है, 2 डोज देंगे। पहला 1 वर्ष से छोटे बच्चे के लिए 1 लाख यूनिट विटामिन ए दे देते हैं डोज, और 1 लाख से अगर ज़्यादा उम्र का है बच्चा तो उसको हम 2 लाख का इंटरनेशनल यूनिट डोज देते हैं विटामिन ए का। क्लियर है। यहाँ पर हम क्या देंगे, विटामिन ए देंगे। याद रखिएगा, मीजल्स की गंभीरता को ठीक करने के लिए हमने विटामिन ए दिया। जो 1 साल के से कम उम्र का बच्चा रहेगा उसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए का देंगे, और जो 1 साल से ऊपर का रहेगा उसको हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। मीजल्स से बचाने के लिए हम कौन सा दवा देंगे, उसकी जटिलता से बचाने के लिए बिल्कुल इसकी जटिलता से बचाने के लिए हम विटामिन ए देते हैं। नेक्स्ट चलिए अब इसकी बचाव की बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, इसकी सक्रिय टीकाकरण करके, ठीक है। मीजल्स के लिए एमएमआर जो है, मीजल्स मम्स रूबेला, ये मीजल्स और रूबेला का 9 मंथ पे इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, पहला डोज दिया जाता है, ठीक है। सक्रिय टीकाकरण करेंगे जिसमें हम मतलब 9 मंथ पे मीजल्स रूबेला का वैक्सीन देंगे बच्चे को। 9 से 12 महीने के शिशु में जो खसरे का टीका लगाएंगे वो 0.5 ml रहेगा। कैसे लगाते हैं, सबक्यूटेनियस लगाते हैं। ये सबक्यूटेनियस कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे इंजेक्शन को लगाते हैं। क्लियर है। कितना डोज रहेगा, 0.5 ml। सभी को क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए इसके बाद 16 से 24 महीने पे यानी 18 महीने पे, लगभग 1.5 साल पे मीजल्स का दूसरा खुराक लगता है डीपीटी के साथ, ठीक है। उसके बाद 15 से 18 महीने पे जिसमें एमएमआर वैक्सीन लगता है एक साथ, मम्स, मीजल्स और रूबेला, ठीक है। यहाँ मीजल्स दिया गया एमएमआर के साथ 15 से 18 महीने पे, तो इसका 3 डोज लग गया। पहला 9 से 12 महीने पे, दूसरा 16 से 24 महीने पे और तीसरा 15 से 18 महीने पे। इस तरह से हम बच्चे को मीजल्स की बीमारी होने से बचा सकते हैं टीकाकरण के द्वारा। अब बात करते हैं इसके, जो बच्चों को हो जाता है तो उसको हम आइसोलेट करके रखते हैं, ठीक है। खसरे के रोगी को जो चकते निकलने लगेंगे उसके होने के बाद 5 से 7 दिन के बाद तक अन्य शिशु या बच्चों से अलग रखना चाहिए, ठीक है। 5 से 7 दिन तक, जब तक चकता ठीक हुआ उसके 5 से 7 दिन तक में बच्चे को क्या करना है, और दूसरे बच्चे या शिशु से अलग रखना है, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अब जो हमारा ये टॉपिक है वो हो गया कंप्लीट। मीज़ल्स हो गया हमारा कंप्लीट, जिसमें हमने मीज़ल्स कैसे होता है और इसको जो करने वाला वायरस है पैरामिक्सो वायरस, ये वायरस जो है कैसे फैलता है, तो जो बीमार व्यक्ति है उसके द्वारा फैलेगा, नाक, गला, श्वसन तंत्र के स्राव से फैलता है, ठीक है। इसके अलावा ये कौन से एज में सबसे ज़्यादा होता है, 9 महीने से 3 वर्ष में, और एक बार अगर हो जाएगा तो जीवन भर के लिए शरीर में शक्ति देता है दोबारा मीजल्स नहीं होने के लिए। सिम्टम्स कितने दिन में दिखते हैं, 8 से 12 दिन में। क्या क्या लक्षण, 3 फेज में इसके लक्षण हमने देखा। प्रारंभिक अवस्था या प्रोड्रोमल स्टेज, जिसमें हमने ये सभी सिम्टम्स देखे, 3 से 5 दिन में ये सिम्टम्स दिखेंगे। दूसरा जो अवस्था था इरप्टिव या निकाला अवस्था, जिसमें हमने दाने जो निकलते हैं
वो चकते चकते से शरीर पे, उसके बारे में हमने समझा। ठीक है। और तीसरी जो अवस्था था उत्तर मीजल्स अवस्था, पोस्ट मीजल अवस्था, ये जब दाने विलुप्त हो जाएंगे, बुखार खत्म हो जाएगा, तब शरीर भूरे रंग का, भूख नहीं लगेगा और कमजोरी आएगा, वेट लॉस होगा। ये कुछ सिम्टम्स के बाद हमने इसके उपचार में देखा कि इसको हम डायरेक्ट, इसका उपचार नहीं है, इसलिए इसका जो सिम्टम्स दिख रहा है उसी को हम उपचार करेंगे। जैसे बुखार है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक दे दिए, खांसी है तो उसके लिए हम भाप दे दिए, स्टीम दे दिए। ठीक है। अगर जटिलता रहेगा तो उसमें हमने विटामिन ए का घोल देना है, 2 खुराक। ठीक है। पहला खुराक हम देंगे, मतलब अगर 1 वर्ष से कम रहेगा तो उसको हम 1 लाख, अगर 1 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा रहेगा तो उसको हम 2 लाख खुराक, मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए का देते हैं। इसके बचाव के लिए हमने क्या करना है, वैक्सीन लगाना है बच्चों को। 9 से 12 महीने पे पहला वैक्सीन, जो डोज होगा तीनों में सेम होगा, 0.5 ml सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे। 16 से 24 महीने पे दूसरा रहेगा और 15 से 18 महीने पे तीसरा डोज मीजल्स का लग जाता है। जो बच्चे को अगर मीजल्स हो गया तो उसको दूसरे बच्चे से दूर रखना है, कम से कम चकता ठीक होने के बाद 5 से 7 दिन तक। ठीक है। 5 से 7 दिन तक बाद में भी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग रखना है। तो इस तरह से जो मीजल्स है, जो ये मीजल्स का बीमारी हमने देखा, ये हो गया आपका कंप्लीट। बताइए यहाँ तक किन्हीं को भी कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी बीमारी पे, वो है हिब रोग। ठीक है। हिब रोग, संक्रमण, हिब डिजीज या इन्फेक्शन। ठीक है। देखिए दूसरी, इस आज की क्लास की जो दूसरी बीमारी है वो है हिब रोग। इसमें क्या है कि यह हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी नाम के जीवाणु द्वारा जनित एक तीव्र संक्रमण है। ठीक है। मुख्यतः 5 वर्ष से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये संक्रमण होता है। ठीक है। संक्रमण के लिए जिम्मेदार कौन रहता है, जिसको तनिका शोध यानी मेनिंजाइटिस की बीमारी है, कंठच द शोध यानी एपिग्लोटिस की बीमारी है, जिसको न्यूमोनिया है, जिसको ब्लड में इन्फेक्शन है, जिसको बोन में इन्फेक्शन है, जिसको ज्वाइंट में इन्फेक्शन है, जिसको त्वचा में इन्फेक्शन है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा ये बीमारी होता है। तो फिर से देखिए, जो हिब है रोग, इसका पूरा नाम, हिब का पूरा नाम होता है हीमोफाइलस। हीमोफाइलस, आई का मतलब हो गया इन्फ्लुएंजा, और बी तो है ही टाइप बी। ठीक है। बी क्या है, टाइप बी। तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है। इस नाम के जीवाणु से, इस नाम के जीवाणु से ये बीमारी होगा। 5 वर्ष से छोटे बच्चों में होगा। ऐसे बच्चे जिनको पहले से भी इन्फेक्शन है, जैसे कि जिनको पहले से क्या है, दिमाग में, ब्रेन का जो लेयर है पतला सा, उसको हम मेनिंजस कहते हैं। मेम्ब्रेन है ब्रेन के ऊपर, उसको हम मेनिंजस कहते हैं। अगर मेनिंजस में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगर मेनिंजाइटिस है तो उसको हिब का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, अगर गले में इन्फेक्शन है उसको भी हो सकता है। जिसको न्यूमोनिया है, जिसको फेफड़े में इन्फेक्शन है, जिसको ब्लड में इन्फेक्शन है, जिसको बोन में इन्फेक्शन है, जिसको ज्वाइंट में इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसको ज्वाइंट में इन्फेक्शन है और जिसको त्वचा में इन्फेक्शन है, ऐसे लोगों को ये बीमारी हो सकता है। या फिर ये बीमारी होने के बाद फिर ये सभी इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्लियर है बात। अब चलिए, रोगग्रस्त बच्चे जो होते हैं एवं लक्षण विहीन संक्रमित बच्चे संक्रमण के मुख्य कारण स्रोत होते हैं। ठीक है। संक्रमण कैसे फैलेगा एक लोग से दूसरे में, तो ये फैलता है जो कोई संक्रमित व्यक्ति है उससे, या फिर जिसमें संक्रमण हुआ है लेकिन अभी तक लक्षण दिखाई नहीं दिया है, तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं, बीमारी को फैला सकते हैं।
अब देखिए, संक्रमित बच्चे के खांसने, छींकने, हंसने, भरने, थूकने, बोलने के दौरान नाक, गले, श्वसन तंत्र से निकलने वाला जो भी स्राव रहेगा, इनसे दूषित पदार्थ मुख्य संक्रामक पदार्थ होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कैसे होगा? जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके खांसने, छींकने, हंसने, बोलने से होगा। गले, नाक और श्वसन तंत्र के सिक्रीशन से जो सिक्रीशन निकलता है उससे ये होता है। ठीक है, अब देखिए, यह 3 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों में होता है। कितना? 3 महीने से 3 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक के बच्चों में ये बीमारी होता है। ठीक है, यह 5 वर्ष से अधिक के आयु के बच्चों में सामान्यतः नहीं होता है। जो 5 वर्ष से कम के होते हैं बच्चे, उनमें ये बीमारी बिल्कुल नहीं होता है। मतलब बिल्कुल तो नहीं कह सकते, लेकिन नहीं होता है मोस्टली। 5 वर्ष से अधिक वाले जो बच्चे हैं उसमें नहीं होता है, लेकिन जो 3 महीने से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें होता है। ठीक है, 3 वर्ष तक के बच्चों में होता है। क्लियर है? किस वर्ष में होगा ये पूछ सकता है आपको, कैसे होता है ये पूछ सकता है, और कैसे फैलेगा? संक्रमित व्यक्ति से फैलता है। इसके होने, देखिए, जैसे अंतः संचारी संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं कौन? देखिए, जिसको हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो जीवाणु के कारण बीमारी होगा, हिब का, उसमें ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, यह शरीर के तेजी से फैलने वाला इन्वेजिव संक्रमण होता है। शरीर के अलग अलग पार्ट में ये फैलता है। जैसे तंत्रिका में फैलेगा तो मेनिंजस हो जाएगा, गले में तो एपिग्लोटिस, लंग्स में तो उसमें न्यूमोनिया होगा, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ऑस्टियोमाइलिटिस होगा, ज्वाइंट में इसका आर्थराइटिस होगा। ठीक है, स्किन में सेलुलाइटिस होगा, ब्लड में सेप्टिक इन्फेक्शन, ये सेप्टिसीमिया होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बीमारी जो है शरीर के अलग अलग भाग में फैलता है। ये बीमारी क्या है? शरीर के अलग अलग भाग में फैलता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इसका हम बात करें उद्भवन काल। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें कि इसमें सिम्टम कब दिखता है, तो 2 से 10 दिनों के अंदर इस इन्फेक्शन का शरीर पे लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, सिम्टम दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उद्भवन काल जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 7 दिनों का होता है। इसमें अब कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कौन कौन से चिन्ह और लक्षण होते हैं? हिब रोग या संक्रमण के चिन्ह लक्षण शरीर के प्रभावित भाग पर निर्भर करते हैं। ठीक है, हिब रोग के सभी रूपों में बुखार एक सामान्य लक्षण है। ठीक है, जो हिब रोग है वो, उसमें बुखार जो होगा वो तो कंपल्सरी है कि बुखार होता ही है, सामान्य लक्षण है। अब देखिए, इसमें कौन कौन सा लक्षण दिखाई देगा कि जैसे कि अगर तनिका संक्रमण है यानी मेनिंजाइटिस है, ब्रेन का है, तो उसमें अलग दिखाई देगा सिम्टम। अगर गले में इन्फेक्शन रहेगा तो उसमें अलग दिखाई देगा, त्वचा के लिए अलग। ठीक है, तो इस तरह बॉडी में अलग अलग पार्ट में जब इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण शरीर के उसी पार्ट में दिखाई देता है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सिम्टम उसी पार्ट में दिखाई देता है। जैसे कि अब दिमाग में क्या है, सिर में क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ, तो इसमें सिर दर्द होगा, उल्टी होगा, गर्दन में अकड़न होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा यानी चेतना स्तर कम हो जाएगा। ठीक है, इंसान को अपने आसपास की चीज़ों का नहीं पता होगा, बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है। कौन सी बीमारी में? जब तनिका संक्रमण होगा, मेनिंजाइटिस होगा तब। ठीक है, इसके अलावा जो कंठस्थ संक्रमण होता है यानी गले की जो इन्फेक्शन होते हैं, तो उसमें गले में खराश रहेगा जिसको हम सोर थ्रोट कहते हैं, निगलने में तकलीफ होगा। ठीक है, और सांस लेने में भी आवाज़ आएगा, नॉजी ब्रीदिंग होगा। ठीक है, सांस जब लेगा तो पूरा साए साए की आवाज़ आएगी। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे जब इन्फेक्शन ये जाता है तो अलग अलग सिम्टम दिखेगा। अगर वही त्वचा पर इन्फेक्शन होगा तो लाल एवं दाब या स्पर्श संवेदी त्वचा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? कि त्वचा पे पूरा लाल लाल टाइप का, रेडनेस टाइप का हुआ है। अगर ज्वाइंट में
जो संधि शोथ होता है, ज्वाइंट पे प्रॉब्लम होता है, तो उसके वजह से जोड़ में लालिमा, सूजन, दर्द और गति करने में कमी आएगी, गति नहीं कर पाएगा इंसान, चलने में तकलीफ होगा। अगर कान में इन्फेक्शन होगा इस बैक्टीरिया से, वायरस से, हिब से, तो कान में दर्द होगा। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग जगहों पे जो शरीर में इन्फेक्शन हुआ है इस वायरस बैक्टीरिया से, तो ये सिम्टम्स हमें दिखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब इसका हम ट्रीटमेंट समझते हैं कि जो हिब है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इस जो हिब बीमारी हो रहा है इसका किस तरह उपचार करेंगे। तो इसमें हम एंटीबायोटिक देंगे। क्या देंगे? एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। एंटीबायोटिक्स में क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स में जैसे कि सेफोटैक्सिम, क्या देंगे? सेफोटैक्सिम, सेफ्ट्रियाजोन और एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, ये सब जो एंटीबायोटिक है हम दे सकते हैं जिसको भी हिब का इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा बुखार, खांसी, दर्द के लिए हम इसी के अकॉर्डिंग दवा देंगे। बुखार के लिए एंटीपायरेटिक दे देंगे, कफ सिरप दे देंगे, दर्द के लिए पेन किलर में डाइक्लोफिनेक दे दिए। ठीक है, और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हम आवश्यक उपाय करते हैं। ठीक है, ताकि संक्रमण शरीर के मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं फैले। तो हम संक्रमण को रोकने का उपाय करेंगे, खांसी बुखार के उसकी दवाई दे देंगे, और बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकने के लिए हम कई अलग अलग एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे सेफ्ट्रियाजोन, सेफोटैक्सिम, सेफ्ट्रियाजोन, एम्पिसिलिन और क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, तो इस तरह से हमने उपचार करना है एंटीबायोटिक्स और बाकी जो छोटे मोटे मतलब बुखार के लिए, खांसी दर्द, ये सब का दवाई देकर। अब इसको हम रोकते कैसे हैं, प्रिवेंट कैसे करेंगे, बचाएंगे कैसे इस बीमारी को? इस संक्रमण को रोकने के लिए हम सबसे पहले तो रोगी के स्तर पे उपाय लगाएंगे। जो पेशेंट है उसको कैसे हम रोके तो बीमारी को फैलने से, तो सबसे पहले उसकी शीघ्र पहचान करेंगे, जितना जल्दी हो सके पहचान करेंगे रोगी को, और उसको बाकी रोगियों और संबंधियों मतलब बाकी लोगों से उसको अलग करेंगे, उसको रोकेंगे, संपर्क को पहचानेंगे। इसके अलावा जैसे ही पता चलता है कि कोई इंसान जो है वो इन्फेक्टेड है, उसको इन्फेक्शन हुआ है, उसको हम बाकी लोगों से अलग करेंगे, पृथक करेंगे, और फिर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं एंटीबायोटिक से सब देकर। संपर्कों को एंटीबायोटिक रिफाम्पिसिन, जो रिफाम्पिन द्वारा रोग निरोधक प्रोफाइलेक्टिक उपचार देते हैं। जैसे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ 4 लोग हैं, तो ये तो इन्फेक्टेड है तो इसको हम एंटीबायोटिक दे ही रहे हैं, बाकी 3 को हम रिफाम्पिसिन, बाकी रिफाम्पिसिन इसके जो संबंधी होंगे, जो आसपास लोग होंगे, उनको रिफाम्पिन मेडिसिन देंगे ताकि उनमें ये बीमारी ना हो। ठीक है, तो इसको हम रोकने के लिए, संपर्कों में रोकने के लिए हिब बीमारी को हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? रिफाम्पिन, याद रहेगा, रिफाम्पिन। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब समुदाय के स्तर पे हमने क्या क्या करना है। एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी क्या करना है? 1.5, 2.5, 3.5 महीने पे पेंटावैलेंट का 3 खुराक पड़ता है। 1.5 महीने पे पहला, 2 महीने पे दूसरा, और 3.5 महीने पे हम तीसरा पेंटावैलेंट का 3 खुराक देते हैं। पेंटा में जैसा कि 5 मेडिसिन से बना हुआ एक वैक्सीन होता है, जिसमें हिब भी इंक्लूड है। हिब भी यानी जो बीमारी हम अभी पढ़ रहे हैं इसका वैक्सीन भी इसमें आता है। तो जब हम 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे ये वैक्सीन दे देते हैं पेंटा का, तब हम हिब से भी बच्चे को बचा लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने कम्युनिटी स्तर पे इसके फैलाव को रोकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। सभी को अच्छे से समझ में आया? हिब जो है, हिब रोग या संक्रमण, हिब डिजीज या इन्फेक्शन, ये समझिए कि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इसका फुल फॉर्म है। और ये 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे होंगे उसमें ये संक्रमण करेगा। और क्या क्या संक्रमण इसके कारण होता है? सिर में सूजन, गले में, फेफड़े में, ब्लड में, बोन में, जॉइंट्स में और स्किन पे, इन जगहों पे इसके कारण इन्फेक्शन होता है। और ये जो है इसको फैलाने के लिए जो इंसान खुद इन्फेक्टेड है वही फैलाएगा।
खांसने, छींकने, हंसने, बोलने, थूकने, इन सभी से फैलता है। 3 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें सबसे अधिक ये फैलने का चांस होता है। 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों में कम चांस होता है। शरीर में ये अलग अलग पार्ट में इन्फेक्शन होता है, जैसे मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, यानी कि गले में, फेफड़े में, बोन में, जॉइंट में, स्किन में और ब्लड में। इसके जो सिम्टम दिखने का टाइम होता है वो 2 से 10 दिनों का होता है। और इसमें जो लक्षण है, चिन्ह और लक्षण है, वो हीब रोग या संक्रमण के चिन्ह लक्षण शरीर के प्रभावित भाग पर निर्भर करते हैं। हीब के सभी समी रूपों में बुखार का सामान्य लक्षण है और अलग अलग जैसे जगहों पे जो इन्फेक्शन ये हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको जो सिम्टम है वो दिखाई देगा। बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? सभी को अच्छे से समझ में आया? ठीक है। और इसको थेराप्यूटिक मैनेजमेंट पे, ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, कुछ एंटीबायोटिक दे देंगे, जैसे कि सेफोटैक्सिम, सेफ्ट्रियाजोन, एम्पिसिलिन और क्लोरामफेनिकोल। इसके अलावा बुखार, खांसी और दर्द के लिए हम मेडिसिन देंगे और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हम आवश्यक उपाय करते हैं। ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें तो रोगी को कैसे रोकेंगे, तो सबसे पहले उसको पहचानेंगे जितना जल्दी हो सके, उसको पहचान कर कि इसको इन्फेक्शन है, फिर बाकी लोगों से उसको अलग करेंगे। उसका ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक दे देंगे और जो उसके आसपास के लोग हैं साथ में रहने वाले, उनको हम रिफाम्पिसिन दे देते हैं ताकि उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। कम्युनिटी लेवल पे हम इसका 3 डोज जो है पेंटावैलेंट वैक्सीन का दे देते हैं 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे। इसके द्वारा भी हम हिब बीमारी को रोक सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट हिब डिजीज, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है, ये हो गया अभी आपका कंप्लीट। सभी लोग बोलिए, अच्छे से समझ में आ गया सभी को? हाँ, तो नहीं है तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे और आपका जो ये बैच है वो आज की क्लास से ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिएगा, सभी लोग, जो आपके पास अवेलेबल पीडीएफ है, क्लासेस है रिकॉर्डेड आपको, और जो आपके एमसीक्यूज है वो आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं और वो है टीकाकरण। ठीक है, वो क्या है, टीकाकरण। चलिए, टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत टीके के निवेशन द्वारा व्यक्ति को किसी संक्रामक बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक बनाया जाता है। ठीक है। क्या किया जाता है टीकाकरण के द्वारा, किसी इंसान को किसी भी बीमारी से बचाएंगे। ठीक है, उसके अगेंस्ट में, बीमारी के अगेंस्ट में, ये मान लीजिए बीमारी है और ये इंसान है, तो टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस इंसान को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, इसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता करते हैं, बनाते हैं, ताकि इस बीमारी से इंसान लड़ सके। सभी को क्लियर है? इसके कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, 2 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन सा फॉर्म होता है इसका? पहला होता है एक्टिव फॉर्म और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब है कि इसमें एंटीजन जो रहता है, ठीक है, एंटीजन जो रहता है जिसको हम टीका या वैक्सीन कहते हैं, उसके निवेशन द्वारा लाभार्थी के रोग प्रतिरोधक तंत्र को एंटीबॉडी निर्माण हेतु प्रेरित या उद्दीपित या स्टिमुलेट किया जाता है। यह टीकाकरण बीमारी के विशेष विरुद्ध दीर्घकालिक या अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आया? देखिए, ये जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि ऐसे मतलब वैक्सीन्स होते हैं, ये ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जो शरीर को के अंदर जाकर वो एंटीबॉडी बनवाएंगे और फिर शरीर को दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, शरीर को लंबे समय तक इम्यूनिटी देते हैं, इम्यून पावर देते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्लियर है ये? हाँ, ये शरीर के अंदर वैक्सीन के द्वारा, याद रखिएगा, एक्टिव का एग्जाम्पल कौन होगा? वैक्सीन हो गया। अगर वैक्सीन के द्वारा जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आती है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है?
एग्ज़ाम में आपको यहाँ से पूछ सकता है कि वैक्सीन जो है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आता है या पैसिव इम्यूनाइजेशन में। तो आपका आंसर होना चाहिए एक्टिव इम्यूनाइजेशन में। दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो है निष्क्रिय टीकाकरण या पैसिव इम्यूनाइजेशन। इस प्रकार के टीकाकरण में सीधे एंटीबॉडी का निवेशन किया जाता है। टीकाकरण बीमारी के विरुद्ध अस्थायी रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आया। पैसिव इम्यूनाइजेशन में हमने एंटीजन को शरीर में नहीं डाला, डायरेक्ट इसमें हमने एंटीबॉडी जो बना हुआ रहता है उसी को शरीर में डाल देते हैं ताकि वो बीमारी से हमें बचा सके, लेकिन ये अस्थायी रूप से सुरक्षा देता है, कम समय के लिए देता है। ठीक है, तो इसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहेंगे। तो पैसिव में कौन सा आएगा? जिसमें हम एंटीबॉडी डायरेक्ट बॉडी के अंदर डालते हैं, बना बनाया रेडीमेड। जो इमरजेंसी के टाइम में दिया जाता है वो रेडीमेड ही दिया जाता है। ठीक है, तो इमरजेंसी में जो हम इम्यूनिटी देते हैं वो कौन सा होता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, हाँ, बना बनाया हुआ एंटीबॉडी शरीर में डाल देते हैं। अब चलिए, आवश्यकता एवं महत्व के आधार पर टीके को कितने प्रकार में बांटा गया? 2 प्रकार में, आवश्यकता और महत्व के आधार पे। पहला है अनुसूचित या आवश्यक टीके, जिसको हम शेड्यूल्ड और मैंडेटरी वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए, अनुसूचित या आवश्यक टीके क्या होते हैं? इस श्रेणी के जो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में सम्मिलित टीके आते हैं। ठीक है, इस श्रेणी में कौन आएगा? जो हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण के सारणी में दिया हुआ है वही इसमें आएगा। ये टीके सभी बच्चों को लगाना आवश्यक होता है। ठीक है, एकदम जरूरी है। जैसे आपको बीसीजी का वैक्सीन टीबी से बचाने के लिए, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो पोलियो से बचाने के लिए, हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए, पेंटावैलेंट का जो वैक्सीन है, पेंटा में 5 वैक्सीन होता है, डिप्थेरिया, परट्यूटी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिव का संक्रमण। ठीक है, इससे बचाने के लिए। नेक्स्ट है निष्क्रिय पोलियो टीकाकरण टीका, यानी कि इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है मीजल्स का टीका, मीजल्स को ख़त्म करने के लिए, खसरे को ठीक करने के लिए दिया जाता है। डीपीटी का वैक्सीन डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस से बचाव के लिए देंगे। टेटनस का टीटी हम टेटनस से बचाव के लिए देते हैं। तो ये जो मतलब यहाँ पर दिखा आपको, टोटल कितने वैक्सीन आते हैं शेड्यूल या मैंडेटरी वैक्सीन में, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल कितने वैक्सीन आते हैं। तो काउंट कीजिए। बीसीजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने आ गए? 9 जो ऐसे वैक्सीन होते हैं, 9 वैक्सीन है जो क्या है, जो मैंडेटरी में आते हैं, जो हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, ये सभी बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है आवश्यकता के अनुसार, वो है गैर अनुसूचित या ऐच्छिक टीके। ऐसे जो सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग लिया जा सकता है। इस श्रेणी में वे टीके आते हैं जिनको आवश्यकता होने पर भी ही लगाया जाता है, जिनको ज़रूरी है उन्हीं को हम लगाएंगे। इसको हम नॉन शेड्यूल्ड या ऑप्शनल वैक्सीन कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, मीजल्स, मम्स, रूबेला का टीका, हिब हेपेटाइटिस बी का टीका, टाइफाइड का टीका, रेबीज का टीका, ठीक है, हेपेटाइटिस ए का टीका, दस्त रोग का टीका, न्यूमोनिया का, मेनिंजाइटिस का टीका, हैजा का टीका, इन्फ्लुएंजा का टीका, जापानी मस्तिष्क शोध का टीका, प्लेग का टीका, ठीक है, और वेरिसेला वैक्सीन का टीका। क्लियर है? ये सभी जो वैक्सीन आपके स्क्रीन पे दिखा, ये आवश्यकता के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो ये नॉन शेड्यूल्ड में आता है, नॉन शेड्यूल्ड या ऑप्शनल में, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने वैक्सीन हैं और कौन कौन से वैक्सीन हैं। तो याद रखिए, फिर से एक बार रिवीजन देखिए, मीजल्स या मम्स, हेपेटाइटिस बी, हिब, टाइफाइड हो गया, इसके अलावा रेबीज, हेपेटाइटिस ए, दस्त रोग के लिए न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, हैजा का टीका, इन्फ्लुएंजा, जापानीज मस्तिष्क शोध और प्लेग का टीका, वेरिसेला का टीका। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके अलावा है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट आज का टॉपिक है वो है
राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी, जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जिसके अकॉर्डिंग 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाते हैं उनके एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे भारत में भारत सरकार ने 1978 कब स्टार्ट किया राष्ट्रीय टीकाकरण को, सारणी को 1978 में जो है वो बच्चों में 6 जानलेवा बीमारियां जैसे कि टीबी, पोलियो, डिप्थेरिया, परट्यूटिस, टेटनस एवं मीजल्स। याद रहेगा 6 जानलेवा बीमारी कौन कौन है? टीबी, पोलियो, डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टेटनस और मीजल्स। इससे मृत्यु एवं रुग्णता में कमी लाने एवं टीकों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन APIY नाम से राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया। किस नाम से स्टार्ट किया था? किस नाम से स्टार्ट किया? विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। कब स्टार्ट किया? 1978 में। इसमें कितने बीमारियों से बचाने के लिए? 6 बीमारियों से। ठीक है, अब इसी को सन 1985 यानी कि 1985 में इसको व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम नाम देकर चरणों में सारे देश में लागू किया गया। ठीक है, इसी को जो विस्तारित टीकाकरण था उसको हम अब व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम में बदल दिए। कब बदले? 1985 में। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने सभी राज्यों में एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी बनाया। ठीक है, कैसा बनाया? एक राष्ट्रीय टीकाकरण चलेगा पूरे देश में। इसी वजह से 1985 में जो विस्तारित टीकाकरण था उसको हम व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? यह सारणी संपूर्ण देश में सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। कौन सा टीका कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, किस मार्ग से देना है और कितनी बार देना है। इसमें क्या क्या बताएगा? मार्गदर्शन करता है किस किस चीज़ के बारे में? टीके के बारे में, उसकी मात्रा, उसका मार्ग और कितनी बार देना है वो। ये चारों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित बदलाव क्या क्या लाए गए? अच्छे प्रदर्शन वाले चुने हुए राज्यों में 16 से 24 माह के डीपीटी एवं ओपीवी बूस्टर के साथ मीजल्स, रुबेला और जन्मजात रुबेला के टीके MR वैक्सीन का समावेश किया गया। ठीक है, क्या बदलाव लाए गए थे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में? 16 से 24 महीने पे डीपीटी OPV का बूस्टर डोज स्टार्ट किया गया। उसके अलावा इसके साथ मीजल्स, मम्स और रुबेला भी दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? 16 से 24 महीने पे क्या स्टार्ट किया गया? डीपीटी, OPV और इन दोनों का बूस्टर डोज। ठीक है, इन दोनों का बूस्टर डोज डीपीटी और OPV का, और साथ में मीजल्स, मम्स, रुबेला का वैक्सीन भी दिया गया। तो ये हो गया आपका टीकाकरण के बारे में, है ना, टीकाकरण सारणी के बारे में। जैसे 1978 में आया आपका कौन सा टीकाकरण? विस्तारित टीकाकरण। 1985 में आया व्यापक टीकाकरण। इतना याद रहेगा 2 चीज़। इसके बाद आ जाइए कि इसमें क्या क्या चीज़ों को दिखाया गया। तो कौन सा टीका लेना है, कितनी बार लेना है, किस मार्ग से लेना है और कौन सा टीका कितनी मात्रा में लेना है। ठीक है, ये 4 चीज़। इसमें क्या बदलाव लाए गए थे? 16 से 24 महीने पे डीपीटी, OPV का बूस्टर लगेगा और उसके अलावा मीजल्स, मम्स, रुबेला लगता है। अब हम देखेंगे कोल्ड चैन के बारे में, कोल्ड चैन सिस्टम के बारे में। आप लोग को पता है कोल्ड चैन सिस्टम के बारे में? कोल्ड चैन सिस्टम के बारे में पता है सभी को? ठीक है, अब देखिए कोल्ड चैन में, हाँ, जैसा कि वैक्सीन्स को रखते हैं ताकि उसकी जो क्षमता है वो ख़त्म ना हो, उसकी क्षमता को बनाए रखने के लिए, उसकी क्षमता को एक्टिव करने के लिए, रखने के लिए हम कोल्ड चैन में वैक्सीन्स को रखते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में प्रयुक्त सभी टीके
ताप एवं प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, जितने भी वैक्सीन्स हैं वो टेम्परेचर लाइट के लिए संवेदनशील होते हैं, और कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं जो टीके होते हैं जो ठंड के प्रति संवेदनशील है, ठंड में खराब हो जाएंगे, तो उनके लिए निर्धारित तापमान पर रखने पर टीके असुरक्षित एवं प्रभावहीन हो जाते हैं। ठीक है, अगर निर्धारित तापमान पर हम रखते हैं, नहीं रखेंगे, अगर निर्धारित तापमान पे नहीं रखेंगे तो टीके क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इस बार टीकों के प्रभावहीन होने पर उन्हें पुनः प्रभावी बनाना संभव नहीं होता है। इसीलिए टीकों को सुरक्षित और प्रभावी रखने के लिए हम कोल्ड चेन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कोल्ड चेन सिस्टम में, जिसमें कि हम वैक्सीन्स को 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे रखते हैं। ठीक है, ताकि उनकी प्रभावशीलता को बनाया जा सके। तो ये हो गया आपका कोल्ड सिस्टम कंप्लीट। और यहाँ पर हमने टीकाकरण के बारे में पढ़ा, और आज की क्लास में हमने 3 बीमारियों के बारे में, कौन कौन सी बीमारी के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी बीमारी के बारे में पढ़ा, बताइए। मीजल्स, ठीक है, जिसको हमने खसरा कहा। इसके अलावा हमने पढ़ा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, और लास्ट में हमने 2 बीमारियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने टीकाकरण के बारे में पढ़ा, टीकाकरण क्या होता है, कब स्टार्ट किया गया, इसकी कौन सी सारणी होती है। ठीक है, और लास्ट में हमने कोल्ड चेन सिस्टम के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, कि इसमें हम इसका यूज़ करते हैं, तो वैक्सीन्स के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने पूरे इस चैप्टर में जितने भी वैक्सीन्स के द्वारा बचाए जाने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी किया। उस बीमारी में क्या होता है, किस कारण से होता है, कैसे फैलता है, किस एज ग्रुप में होता है, कैसे उसकी मैनेजमेंट करते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर और जितने भी चैप्टर्स करवाए गए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। जिनको भी ये चैप्टर अच्छे से, या कोई भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो, आप या तो आप कमेंट पे पूछ लो अभी, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर 8789694229 पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, यहाँ से आपको बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, फास्ट रिस्पॉन्स होगा। तो इस तरह से हमारा जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपका पूरा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी कि सिलेबस के अनुसार। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कंप्लीटेड। तो ये आपको अब बस ये रह गया है कि आप लोग का जो बैच है वो आज की क्लास से कंप्लीट होता है। इसमें आप लोग को सब्जेक्ट सारे करवा दिए गए हैं, जिसके आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है आपको, जब आपको थ्योरी करना है, जब आपको एमसीक्यूज करना है या पीडीएफ रीड करना है, उसके क्लासेस आपके पास है। साथ ही साथ आप मतलब कोई भी डाउट होने पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो अभी आपको व्हाट्सएप नंबर मिला है। तो आप सभी को मैं यही बोलूँगी कि आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर, ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो सके। मुझे पता है कि बहुत सारे आप लोग में से हैं जो बहुत सारा काम करना होता है, कुछ जॉब भी करते हैं, कुछ लोग मतलब ऐसे घर का काम तो रहता ही है यूजुअली। तो जितने भी फीमेल्स हैं सभी लोग तो काम रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपका फ्यूचर, आपका करियर। इसके लिए आप सभी थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा अपना एक पढ़ाई में कंटिन्यूटी लाइए, पढ़ाई को लगातार कीजिए। अभी ही आपके पास टाइम है, और इलेक्शन होने के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम
के होने से पहले पहले आप लोग जो है आज से जो आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, यहाँ से आपका बैच कंप्लीट होने से बाद से आप जो है अपना थ्योरी और अपना जो थ्योरी है आपका, साथ में जो एमसीक्यूज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है, और आपके पास पीडीएफ है, इन सभी को अच्छे से आप लोग पढ़िए। इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ो, सिलेबस को बार बार रिवीजन करो। मैं ज़रूर कहूँगी कि रिवीजन ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप एक बार पढ़कर छोड़ दोगे उससे कुछ नहीं होगा। आपको वो अच्छे से पढ़ना है, सभी को ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आज से मतलब जो ये क्लास है, बैच है, वो तो आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आपको मतलब कितना रिवीजन आप कर पा रहे हो, क्योंकि हमारे तरफ से जितना एफर्ट हम लगा सकते थे हम सभी ने लगाया। अब आप लोग को लगाना है, ठीक है। अब आप लोग को रिवीजन करना है, क्लासेस कंटिन्यू रखना है, अपना बार बार प्रैक्टिस करना है, और जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप लोग अपना सभी लोग व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो बताइए सभी लोग कमेंट में कि आप लोग को क्लासेस जितने भी करवाए गए कैसा रहा, आपका ये जर्नी कैसी रही क्लासेस, सभी लोग बताइए। मैं आप सभी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम लोगों ने जो क्लासेस करवाए हैं, जितना एफर्ट्स हमने लगाए हैं, तो वो आपके लिए कितना बेनिफिट है, कितना अच्छा से आपको समझ आया है सारी चीज़ें, सभी लोग बताइए कमेंट में, अपना अपना बताइए, रिव्यू दीजिए। आपका आज से जो है वो कंप्लीट हो गया, सभी सिलेबस बैच कंप्लीट है। तो इसी के साथ आप लोग बताइए, सभी लोग अपना अपना रिव्यू दीजिए। ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको क्लासेस अच्छे लगे हैं, समझ में आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट है, तो वो डाउट आपका हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी अबाउट दैट। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो बस आप रिवीजन फोकस कीजिए। पीडीएफ को अगर आपके पास लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप पीडीएफ को ही रीड करो। जो आपके पास अवेलेबल है पीडीएफ जो दिया गया है हमारे थ्रू, वो आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, पीडीएफ को बार बार पढ़िए और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इससे ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कम सोर्स, जितना आपके पास जितना सोर्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वही आपके लिए इनफ है, वही काफ़ी है, और इधर उधर से भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप इसी को लेकर अच्छे से पढ़िए सभी लोग। हाँ, तो आज हम लोग का क्लास कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल। हाँ, सभी क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनको अच्छे से समझ में आया है और जिनको नहीं आया है उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्लासेस दोबारा से आप देख लो, जहाँ समझना है आप वहाँ पर देखो, समझो, ठीक है। हाँ, दोबारा से, हाँ बिल्कुल, आपके पास अवेलेबल है, आप दोबारा देख सकते हो। बट हाँ, ये जो लाइव क्लासेस है हमेशा वो आपको आज ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए तो फिर हम क्लास को अब कंप्लीट करते हैं। आप सभी को अच्छा लगा, मतलब आप सभी को पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, गुड रिस्पांस रहा, आप लोग का अच्छा आंसर रहता था क्लास में, और सभी लोग काफ़ी अटेंटिव रहते हैं, सुनते हैं ध्यान से, कमेंट करते हैं। हाँ, आप लोग बहुत अच्छे, चलिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, वेरी गुड सभी को। हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, ये जर्नी काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। तो आपकी क्लास मतलब काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि क्लास में हम लोग जितना, जैसे आप भी पढ़ते हो, हम लोग कमेंट वगैरह देखती हूँ मैं, तो काफ़ी मतलब बॉन्ड सा हो गया, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा।
अब बस यही आप लोग से है एक रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने स्टडी को मत छोड़ना, ठीक है। स्टडी ही इंसान का जो है ज़िंदगी बदलता है, और दुनिया में कुछ नहीं है। पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, वो एजुकेशन से इंसान की रिस्पेक्ट होती है उसकी। तो इसीलिए एजुकेशन को हमेशा कंटिन्यू रखना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, बिल्कुल। चलिए, तो हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करो। और सीरियसली बहुत ज़्यादा इमोशनल लगता है कि आज से हमारा बैच हो गया कंप्लीट, और हम लोग जो है अब, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर योर जर्नी। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्लास, आप लोग अटेंड किए, ठीक है। थैंक यू सभी को, थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर दिस क्लास, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइट, ओके, लाइफ, ओके, थैंक यू।